हेलो दोस्तों, स्टडी इको यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कुमार गौरव सर की जो क्लास आती है यूट्यूब पर डेली करंट अफेयर की, उस क्लास पर आधारित 1, 2 और 3 अप्रैल का करंट अफेयर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्लास जो है वो मतलब 3 दिन का जो भी करंट अफेयर गौरव सर पढ़ाते हैं, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन हुए एक दिन के, मतलब एक दिन के 10 क्वेश्चन हुए, 3 दिन के 30 क्वेश्चन हुए, वो आज हम पढ़ लेंगे। हर 3 दिन का करंट अफेयर ऐसे ही हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे और 1-2 दिन में मैं जो भी पूरा हमने मार्च में पढ़ा था उसका भी एक क्लास अपलोड कर दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? बात करें नागोया प्रोटोकॉल की, तो ये प्रोटोकॉल जो है वो जैव विविधता संरक्षण पर आधारित है। इस प्रोटोकॉल को जो अपनाया गया था ना, वो अपनाया गया था 2010 को, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? तो ये प्रभावी हुआ 2014 को। ये आप याद रखना, 2014 को प्रभावी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो मान्यता प्राप्त करने में, मतलब अनुपालन जो प्रमाण पत्र देता है ये नागोया प्रोटोकॉल तहत, तो उस अनुपालन के तहत जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, उस प्रमाण पत्र में जो सबसे अधिक किसी ने प्रमाण पत्र प्राप्त किए ना, वो किए भारत ने। अब कितने प्राप्त किए? वो पूरे विश्व का जो है वो टोटल 56% अकेले भारत के पास है इसका प्रमाण पत्र। अकेले भारत के पास 56% है। तो इसमें पहला स्थान है जो भारत का है। बात करें इस नागोया प्रोटोकॉल की, तो ये 2010 को अपनाया गया था और 2014 को प्रभावी हुआ था। इसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है एबीएस, मतलब एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के तहत। जो पहला स्थान मिला है वो भारत को मिला है और लगभग विश्व का 56% है जो अकेले भारत ने ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। बात करें इसमें कितने देश शामिल है, तो इसमें 142 देश शामिल है। और ये जो है विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई जो घोषित हुआ था उस पर आधारित एक सर्टिफिकेट जारी करता है, क्योंकि 2010 को विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। इसके अलावा भारत में जो है इसका जो जैव विविधता से संबंधित एक एक्ट भी है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। चलो ये स्लाइड की बात करें तो ये स्लाइड इसमें लिखी हुई है कि भाई पहला स्थान भारत का है, दूसरा फ्रांस का, तीसरा स्पेन का। बाकी ये आप देख लेना। इसमें इंडिया को मिले थे टोटल सर्टिफिकेट मिले हैं 3,561 सर्टिफिकेट, और इसमें 56.63 मतलब लगभग 57% योगदान है पूरे विश्व का इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा की है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो वामपंथी उग्रवाद का मतलब होता है नक्सलवाद। इसकी जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी ना, वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। वहां के गांव के जो छोटे किसान थे ना, उनकी जो जमीनें हैं वो वहां के बड़े जमींदारों ने वो हड़प ली थी। उस जमीन को वापस छुड़वाने के लिए और अपना अधिक हक वापस लेने के लिए उन्होंने मतलब विद्रोह कर दिया था और मतलब खून खराबा स्टार्ट कर दिया था। तब से उस गांव के नाम पर ये नक्सलवाद जो शब्द पड़ा था। ये घटना कब की है? तो ये घटना है 1967 की। कहाँ से घटित है? ये घटित थी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से, आप याद रखना। और बात करें कि इसकी घोषणा किसने की है, तो पश्चिम बंगाल से एक घोषणा की है, मतलब ये शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुआ है। और अमित शाह ने एक घोषणा की है 30 मार्च 2026 को, मतलब ये 30 मार्च को घोषित की थी। अब बात करें ये खत्म करने में मतलब डेडलाइन क्या थी, तो ये डेडलाइन थी कितने तारीख? 31 मार्च थी। मतलब डेडलाइन से जस्ट एक दिन पहले इन्होंने घोषणा कर दी है कि भारत जो है वो नक्सल मुक्त हो गया है। अब बात करें इसके प्रभावी क्षेत्र की, तो इसके प्रभावी क्षेत्र में है छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा बिहार भी इससे प्रभावित है काफी हद तक। तो ये रेड जोन वाले एरिया है, पूरे रेड कॉरिडोर वाले। बाकी ये डिटेल मैंने पूरी लिख रखी है। चलो स्लाइड की बात करें, ये स्लाइड में पूरा लिखा हुआ है जिसमें अमित शाह बता रहे हैं भाई जो हम नक्सलवाद मुक्त हो गए हैं पूरे देश में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एलईओ नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले सिलेस्ट सैटेलाइट किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है ईएसए ने, मतलब यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। बात करें सैटेलाइट की, तो इस सैटेलाइट में 2 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे मिशन के तहत, जिसमें एक है आईओडी फर्स्ट और दूसरा आईओडी 2। ये जो लॉन्च हुआ है वो न्यूजीलैंड से हुआ है और इसमें एलईओ मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिटल जो है उसके नेविगेशन के लिए लॉन्च हुए सैटेलाइट है पूरे। बाकी ये स्लाइड में दे रखा है, आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया है। भवसागर केंद्र कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले बात करते हैं भवसागर केंद्र की। तो ये जो केंद्र है ना, ये केंद्र स्थित है कोच्चि में।
कोची में कहाँ? कोची में सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, इस यहाँ पे जो है वो स्थित है ये केंद्र। इसके बहुसागर केंद्र को भारत का पहला और गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया है हाल ही में सरकार ने। ये किसने किया है? तो ये क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय। लेकिन ये अधीन किसके आता है? तो ये अधीन आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। और बात करें ये मतलब ये क्यों लागू किया है? तो ये लागू किया है भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है उसके लक्ष्यों को महत्वपूर्ण और बढ़ावा देने के लिए। कारण जो मतलब समुद्र से हमें जो मछली प्राप्त होती है, वो जो भी उत्पाद पदार्थ होते हैं, उससे हमारी जो इकोनॉमी में बढ़ावा होता है, या इकोनॉमी जो मतलब स्थिर होती है, तो उसके लिए ये बढ़ावा मतलब कार्यक्रम शुरू किया गया। चलो बाकी ये स्लाइड है, ये केंद्र है CMLRE, यहाँ पे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी को USA के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास की लेखिका कौन है? तो पहला बात करें लेखिक इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड है नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल्स अवार्ड, जो कि USA प्रदान करता है। और किसको प्रदान किया? ये प्रदान किया मदर मैरी कम्स टू मिस उपन्यास को। ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास लिखा है अरुंधति राय ने, जिसको 1967 में बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी एक किताब थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। इसके अलावा जो अरुंधति राय है वो बुकर पुरस्कार प्राप्त करता पहली भारतीय बनी थी। चलो वापस अपने क्वेश्चन पे आए, तो इसका जो आंसर है वो है अरुंधति राय। गीतांजलि श्री जो है इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप याद रखना, इनको मिला है बुकर पुरस्कार और इनको मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। चलो बाकी स्लाइड है जिसमें ये इनका फोटो है और बाकी इसमें पूरा करंट अफेयर लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा किसने की? तो बात करें दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है पश्चिमी तट पर मुंबई से 180 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, आप याद रखना। और इस प्रोजेक्ट से जो अभी गैस निकलने वाली है या निकल रही है गैस, उसका मोनेटाइजेशन हो चुका है, मतलब ये गैस अब बिकना शुरू हो गई। किसने बेचना शुरू किया? तो ये बेचना शुरू किया है ONGC ने, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अब बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी की स्थापना हुई है 1956 में, और ये कच्चे तेल का लगभग 70% उत्पादन करती है अपने भारत में। और ये 2010 में महारत्न कंपनी भी बन गई थी। अभी टोटल भारत में जो है वो 10 महारत्न कंपनी, आप याद रखना एक बार। चलो बाकी स्लाइड है जिसमें ये ONGC का लिखा बना हुआ है प्लांट, और ये करंट अफेयर का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने काइनास सेमीकंडक्टर OSAT प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको बता दूं कि जो इस मंथ में जो 30 तारीख थी ना, मार्च की, तो उस 30 तारीख को मोदी जी जो है गुजरात गए थे एक समृद्धि संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए। तो उस उद्घाटन के करने गए थे, तभी वहां पे एक साणंद गांव में इस जो काइनास सेमीकंडक्टर है, वहां उसका भी उद्घाटन कर दिया। तो ये है गुजरात में है। बात करें इस प्लांट की, तो इसका उद्घाटन 31 मार्च 2026 को मोदी जी ने खुद किया है। कहाँ पे किया है? साणंद गुजरात में किया है। इसकी जो लागत है वो है 3,300 करोड़ रुपए। बाकी तो इसकी जो क्षमता है ना, वो क्षमता होगी मतलब फ्यूचर में होगी, अभी शुरू हुआ है प्लांट, लेकिन फ्यूचर में ये मतलब क्षमता इसकी 60 लाख चिप्स बनेगी, मतलब पर डे इसकी 60 लाख चिप्स बनाने की क्षमता होगी फ्यूचर में। अभी हाल फिलहाल ये शुरू हुआ है। चलो बाकी स्लाइड है, ये मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं प्लांट का, और बाकी इसमें ऊपर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी है जो साणंद गुजरात में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? तो ये जो राष्ट्रपति हैं वो है सूरीनाम देश के। ये जब राष्ट्रपति बने थे, कब बने थे? ये बने थे 2020 में, तब ये राष्ट्रपति बने थे, तब इन्होंने शपथ संस्कृत भाषा में ली थी। तो भारत से इसके रिश्ते तो है राष्ट्रपति के, वो बहुत अच्छे थे। तो इनकी जो भी निधन हुआ था, तो इनके निधन पे मोदी जी ने भी ट्वीट किया था। चलो इसकी फोटो देख लेते पहला। ये फोटो है जब ये भारत आए थे मोदी जी के साथ। और बात करें सूरीनाम देश की, तो ये साउथ अमेरिका देश में यहाँ पे स्थित है, स्लाइड में आपको दिखा होगा, यहाँ पे देश स्थित है। बाकी ये जो है वो सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं 2020 से 25 तक, और जो इनको चांद नाम से भी पुकारते हैं वहां के देशवासी, निकनेम है चांद। चलो बाकी ये स्लाइड है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? तो पहले बात करते हैं सर्वे वेसल की, तो ये क्या है? तो ये भारत में जो नौसेना में शामिल है चौथा सर्वे वेसल जो अभी हाल ही में है, वो हुआ INS संशोधक। इसके अलावा भी और भी है, तो हाँ, INS संशोधक तो अभी लॉन्च हुआ, उसके अलावा INS संधायक, INS निर्देशक और INS इक्सक ये लॉन्च हो चुके हैं। तो अंतिम था ना, वो अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में। अब बात करें इस मतलब सर्वे वेसल की, तो ये 4 जहाजों की श्रृंखला है। अंतिम इस बार जारी मतलब हुआ है लॉन्च। इसका जो निर्माण हुआ है वो क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा। ये चौथा और अंतिम सर्वे वेसल है, और ये गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा। ठीक है, और बाकी इसमें 4 हैं, आपको मैंने बता दिया जहाजों की श्रृंखला का। और अंतिम कौन सा है? अंतिम है संशोधक। इसके अलावा जो है अपना एक INS अग्रद भी लॉन्च हुआ है।
ये ASW मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर और SSW शैलो वाटर क्राफ्ट मतलब छिछले जल में जो कार्य करता है वो भी लॉन्च हुआ है। ये भी चौथा वेसल है। इसके अलावा अन्नाला, एंड्रोथ, अंजदीप, इनके बाद ये चौथा है INS अग्रे। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण भी कोलकाता में हुआ है। इसके अलावा INS दूनागिरी भी लॉन्च हुआ है। ये एक स्वदेशी स्टील फ्रिगेट है और ये प्रोजेक्ट जो 17A चल रहा है भारत में, उस 17A के तहत निर्मित होने वाले 5वां जहाज है। ठीक है, श्रेणी कौन सी इसकी? तो इसकी श्रेणी है नीलगिरी श्रेणी। इसका भी निर्माण कोलकाता में हुआ। बाकी ये मतलब INS संशोधक को लॉन्च करते हुए मतलब शामिल करते हुए नौसेना में इसका फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ भाई ग्रेटर नोएडा में। बात करें इस कंपटीशन की, तो ये कंपटीशन लॉन्च किसने किया? तो ये लॉन्च किया है अभी कौशल एवं उद्यम मंत्रालय द्वारा। इसका जो मतलब ध्येय वाक्य है वो है कौशल का ओलंपिक। इस शुरुआत हुई है ग्रेटर नोएडा में। बाकी स्लाइड है, इसमें लिखा रहेगा सब कुछ के इसके गूंजिएगा देश सुनेगा, बाकी मोदी जी की फोटो है और ये सारा कंटेंट लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई? तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से। जनगणना अभी हमारे भारत में शुरू हुई है 2026 अप्रैल में, अप्रैल 2026 से शुरू हुई है। तो हमारे भारत के जो प्रथम नागरिक है वो है राष्ट्रपति। तो इन्होंने अपनी खुद की जो है मतलब हाउस लिस्टिंग की है ऑनलाइन। तो बाकी इसकी जनगणना के बारे में बात करें तो ये 16वें क्रम की जनगणना है। आजादी के बाद की बात करें वो तो 8वां क्रम है। इसकी जो शुरुआत होगी वो होगी 1 अप्रैल 2026 से। एक्ट कौन सा बना जनगणना का? तो एक्ट है 1948 वाला जनगणना एक्ट। इसके अलावा इस साल की जो जनगणना हुई थी होगी, इसके जो जनगणना आयुक्त हैं वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। और इसका जो बजट है इस साल की जनगणना का वो है 11,718 करोड़। इसका जो शुभंकर लॉन्च हुआ है वो है प्रगति और विकास। आगे स्लाइड में आपका इसका फोटो बताऊंगा प्रगति और विकास का, देखना। इसके अलावा ये जनगणना जो होगी वो 2 चरणों में होगी। पहला चरण होगा हाउस लिस्टिंग का, मतलब मकान की गणना होगी, मकान कहाँ पे है, किस गांव में है, किस जगह पे है, पूरी लिस्टिंग होगी। इसके अलावा सेकंड जो चरण होगा वो होगा गणना, जनगणना का। वो 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें 1 अक्टूबर 2026 से भी शुरू हो जाएगा। बात करें जनगणना की तो ये भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है, विश्व की पहली डिजिटल जनगणना है और भारत की 1931 के बाद जातिगत आधार पर ये सेकंड जनगणना है। आप याद रखना, पहले 1931 में हुई थी जातिगत जनगणना, उसके बाद वापस 2026 में हो रही है। इसके अलावा एक सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए ccensusgovernment.in शुरू किया है, जो कि 16 भाषाओं में कार्य करता है। मतलब आप सेल्फ इन्यूमरेशन मतलब आप खुद जो है जनगणना आप खुद कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। इसी मतलब पोर्टल का उपयोग करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खुद का जो है वो हाउस लिस्टिंग का काम मतलब जो है अपलोड किया है ऑनलाइन। बाकी स्लाइड है जिसमें ये विकास का फोटो है, ये प्रगति का फोटो है, दोनों मैस्कॉट है इस बार की जनगणना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है पीयूष मिश्रा को। पहले भी यही थे, इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है कैबिनेट द्वारा। ठीक है, बाकी ये इनका फोटो है। बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की, तो इसका पूरा जो नाम है वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और ये जो एक्ट है वो 2005 द्वारा मतलब गठित हुआ था और 2006 में 19 जनवरी 2006 को इसका पूरा स्थापना हुआ था, मतलब गठन हुआ है एक्ट 2005 के थ्रू। बाकी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसमें वर्तमान 16 बटालियन है। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि पीयूष आनंद जी है जो अभी इसके हेड बने हैं। इनका जो कार्यकाल है वो मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बाकी ये स्लाइड है, इस पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किताब राइट्स ऑफ टाइम्स का विमोचन किया है। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो एक पुस्तक की लेखिका है वो है सुधा मूर्ति जी। बात करें इस बुक्स की, तो ये बुक्स जो है वो लेखिका राज्यसभा जो MP है सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। इसको लॉन्च की है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने। ये जो पुस्तक है वो संसद में भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत की सभ्यतागत जो यात्रा है उनको ये दर्शाती है। बाकी ये बुक का आप नाम याद रखना और लिखी किसने ये याद रखना बस। बाकी लिखनी किसने? सुधा मूर्ति जी ने। बाकी एक ऑप्शन आपको ये लिखा हुआ देख रहा ममता कालिया, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आप ये भी याद रखना। बाकी स्लाइड में एक बुक्स को लॉन्च कर रहे हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो अपना ये राजस्थान है भाई शीर्ष राज्य। बात करें नवीकरणीय ऊर्जा की, तो ये जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा ये जारी हुआ है। 33वें क्रम का ये इस बार जारी हुआ है। बात करें ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम है वो MOSPI के अंतर्गत कार्य करता है, मतलब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम करवाने क्रिया कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत।
बात करें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इनका जो भंडारण होता है, इनकी जो खपत होती है और इनका उत्पादन होता है, इस पे जो है ये एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें कुल 6 राज्य जो हैं, वो कुल नवीकरणीय ऊर्जा का लगभग 70% उत्पादन कर रहे हैं। सिर्फ 6 राज्य 70% उत्पादन कर रहे हैं। उसमें अपना राजस्थान पहले नंबर पे है। याद रखना आप कितना करता है, तो 23.70% उत्पादन अकेले राजस्थान करता है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये राज्य आते हैं। बात करें फाइनेंशियल ईयर जो 25 में कुल नवीकरणीय जो ऊर्जा हुई होगी उत्पादन, उसका जो 71% हिस्सा है वो अकेले सौर ऊर्जा का है। मतलब सौर ऊर्जा से 71% जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो बन रही है अपने देश में। बाकी ये स्लाइड है कि राजस्थान पहले नंबर पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहाड़ों का गौरव योजना के तहत किसे सर्वाधिक बजट का आवंटन किया है? तो ये आवंटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश राज्य को। बात करें इस योजना की, तो ये योजना जो है वो 9 हिमालय जो राज्य हैं उनके लिए 25,000 करोड़ की योजना है। इसका जो सर्वाधिक बजट मिला है वो मिला है अरुणाचल प्रदेश को, लगभग 4,900 करोड़ रुपए। अब बात करें इस योजना की, तो इस योजना का जो है उद्देश्य क्या है? तो पहाड़ों में क्या है, मोबाइल मोबाइल वगैरह सबके पास है, मतलब संसाधन उनके पास है लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाते, कारण इंटरनेट की कमी हो जाती है वहाँ पे, बार-बार इंटरनेट दिक्कत आती है। तो टूरिज्म नहीं है इतना, मतलब संसाधन कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू हुई है, ताकि कठिन इलाकों में भी जो बुनियादी ढांचा है वो विकास हो सके और वहाँ के लोगों को जो है वो बुनियादी आवश्यकताएँ जो भी चीज़ें हैं वो आराम से मिल सके। बाकी ये स्लाइड है जिसमें ये घोषणा हो रही है, बाकी अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो आयोजन हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बात करें इस अभ्यास की, तो इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सभी सम्मिलित हुई थी। इसका आयोजन मैंने आपको बताया, इसका आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, क्यों हुआ है आयोजन? तो ये आयोजन हुआ है तीनों सेनाओं के जो बीच है वो समन्वय स्थापित करना। मतलब अंडमान निकोबार में कभी कोई मतलब आपात स्थिति आ गई या युद्ध अभ्यास कुछ भी वहां पे हुआ है, दिक्कत वगैरह, तो ये तीनों सेनाएं जो आपस में मिलकर जो है अभ्यास करें या जो भी है उनका सामना करें। बाकी ये फोटो है अभ्यास का, आप एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा का मार्च 2026 तक विस्तार किया है। इस योजना का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है पीएम कुसुम योजना का, वो है कृषि क्षेत्र में है, जो ऊर्जा को बढ़ावा देना, मतलब सोलर प्लेट के द्वारा जो है कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना की बात करें तो इस योजना की पहला फुल फॉर्म देखो आप, पीएम कुसुम मतलब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये शुरू हुई थी 2019 में, लेकिन अभी जो है 2026 में इसकी तय समय सीमा जो समाप्त हो गई। लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद मतलब भारत सरकार ने इसका जो विस्तार कर दिया है वो कर दिया है मार्च 2027 तक। इसका जो योगदान है, मतलब इसमें सरकार कितना पैसा देती है, तो इसका इस योजना के अंतर्गत किसान को जो है 30% केंद्र सरकार देती है, 30% राज्य सरकार देती है, 30% उसको बैंक से ऋण मिल जाता है, 90% मतलब सरकार देगी आपको। इसके अलावा सिर्फ किसान को 10% का योगदान करना है। बाकी 90% जो है वो केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी और 10% जो है किसान का योगदान। इस योजना में होता क्या है, तो इस योजना में जो है वो सोलर प्लेट लगाई जाती है, मतलब जो बंजर भूमि होती है, अनउपजाऊ भूमि होती है, ये जो खाली भूमि होती है वहां पे किसान जो है वो सोलर प्लेट लगाता है। उस सोलर प्लेट से जो ऊर्जा मिलती है, तो उस ऊर्जा से वो पंप से मतलब पाउस चला सकता है अपना, मतलब जो ट्यूबवेल से पानी निकाल सकता है, लाइट्स जो है घर में वो उसका प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा जो भी ऊर्जा बचती है उसके पास सेव में, वो डिस्कॉम वो बेच भी सकता है। तो जो है वो पैसा भी कमाना हो गया और खुद का जो है वो कामकाज भी हो गया। तो ये योजना उसके लिए शुरू की गई है। बाकी ये योजना का फोटो है, इसमें सोलर प्लेट लगी हुई है किसानों के खेतों में, जिससे ये ऊर्जा मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंड एएस पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने प्रारंभ किया है? तो होता क्या है कि भारत में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, तो उसको जो निर्धारित मतलब उसका जो है कंट्रोल करना, वो कैसा इंश्योरेंस कर रही है, ये जरूरी है कि नहीं है, कोई मतलब इंश्योरेंस के थ्रू फर्जीवाड़ा नहीं करिए, तो उसको ध्यान रखने के लिए एक संस्था है अपने IRDAI, जिसको हम इरडा बोलते हैं। आप एक बार संस्था नाम रखना याद, इरडा, ठीक है। बाकी ये करता क्या है, इसने अभी फ्रेमवर्क जारी किया है। क्या फ्रेमवर्क जारी किया है? तो इंड एएस मतलब अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है उसके लिए जारी किया है। किसके लिए? तो ये भारतीय जो लेखा मानक है, मतलब सभी बीमा कंपनियों को लागू करती है कि 1 अप्रैल 2026 से ये लागू है भाई, आपको ये कहना मानना पड़ेगा। ये शुरू किया है IRDAI ने, जिसको हम भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बोलते हैं। इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 1999 में, लेकिन 2002 में ये संवैधानिक बना था। इसका जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। बाकी ये आप याद रखना, जो इंड एएस है वो लागू किया है किसने? इरडा द्वारा। चलो बाकी स्लाइड है इरडा की, जिसमें लागू करके मैं बताया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाया गया। आरबीआई के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो इसकी जो सिफारिश की थी वो की थी यंग हिल्टन आयोग ने। इसके अलावा 2-4 और लिखे हुए नाम, लेकिन आप पहले ये यंग हिल्टन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। यंग हिल्टन आयोग जो है इसको शाही आयोग भी बोलते हैं। इसकी जो सिफारिश पर 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करें आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की, तो इसके गवर्नर है ओस्मोर्थ स्मिथ। ये पहले गवर्नर है, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर की बात करें ना तो वो है सीडी देशमुख। आप दोनों में कंफ्यूजन मत होना कि फर्स्ट गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ है और फर्स्ट भारतीय गवर्नर जो है वो है सीडी देशमुख। बात करें वर्तमान गवर्नर की, तो वर्तमान में है संजय मल्होत्रा जी। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। 1937 में कोलकाता से इधर आया था, ठीक है। पहले कोलकाता था, लेकिन 1937 में इसका ट्रांसफर मुंबई में हो गया। बात करें इस राष्ट्रीयकरण की, तो आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे पहले जो ये बैंक था वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, इन चारों देशों के लिए काम करता था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। अब ये सिर्फ भारत के लिए काम करता है। बाकी इसका लोगो है, आप लोगो देख लेना, जिसमें ये ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक और अंदर जो है वो ताड़ का वृक्ष और टाइगर बना हुआ है। तो आप इसका लोगो भी याद कर लेना कि जो ताड़ का वृक्ष और टाइगर जो है इसके लोगो के अंदर है। बाकी इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, यंग हिल्टन आयोग है। इसके अलावा ये ली आयोग लिखा हुआ है। ली आयोग द्वारा जो है भारत में यूपीएससी की स्थापना की गई थी। चलो, बाकी ये स्लाइड है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस के लिए शुभकामनाएं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनसाइन डबल पूरा खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं भाई जैनिक सिनर। बात करें इस सनसाइन डबल्स की, तो इसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी होता है ना वो पूरे मैच मतलब बिना हारे खेलता है, उसको बोलते हैं सनसाइन डबल। तो ये जीता है जैनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। इन्होंने इससे पहले इंडिया बैच 2026 भी जीता था। इसके अलावा एक भी मैच जो नहीं हारता है, मतलब उसको सनसाइन डबल पूरा करने वाले जो खिलाड़ी हैं, मतलब एक भी मैच इन्होंने हारा नहीं है, वो सेकंड खिलाड़ी बने हैं। फर्स्ट की बात करें वो बने हैं रोजर फेडरर, जो कि 2017 में बने थे, लेकिन हाल ही में कौन बने हैं? तो बने हैं जैनिक जैनिक सिनर। आप याद रखना ना। बाकी ये मियामी ओपन 2026 के भी विजेता हैं, जो कि टेनिस खेल में खेला जाता है। बाकी ये इनका फोटो है। बाकी ऊपर लिखा हुआ है जैनिक सिनर ने मियामी ओपन जीतकर कोई बिना सेट गवाए ऐतिहासिक सनसाइन डबल पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट का कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजा है? तो ये भेजा है भाई आर्टेमिस सेकंड मिशन। अब बात करें इस मिशन की, क्या मिशन है? तो ये मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, पहली बात तो ये। और कहाँ से लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के लॉन्चिंग पैड 39B से। आप याद रखना ये नाम। बाकी ये लॉन्च किससे हुआ है? तो ये हुआ स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसको हम SLS बोलते हैं, उस रॉकेट से ये लॉन्च हुआ है। ये किसके मतलब कब लॉन्च होगा? तो ये लॉन्च हुआ था 2 अप्रैल को, ठीक है, आप याद रखना। इसके अलावा जो इसकी जो अवधि है वो 10 दिन है, मतलब 10 दिन में ये जो है वो मतलब वहाँ अंतरिक्ष में रहेगा, उसके बाद वापस आएगा। ये आर्टेमिस मिशन जो है ये पहली मानव युक्त उड़ान है। मतलब पहले ऐसे यान को भेज की टेस्टिंग की थी, लेकिन अब की जो आर्टेमिस सेकंड मिशन है उसमें हम मानव को भेजेंगे, लेकिन ये लैंड नहीं करेगा चंद्रमा पर, ठीक है। चंद्रमा के चक्कर लगा के वापस धरती पे आ जाएगा। तो ये पहली मानव युक्त उड़ान है, लेकिन लैंड नहीं करेगा चांद पर, ये याद रखना, ठीक है। लगभग 50 साल बाद जा रहा है। उससे पहले 1972 में गया था अपोलो मिशन। उसके बाद अब जा रहा है आर्टेमिस सेकंड मिशन, जो कि चंद्रमा के निकट जाने वाला मानव युक्त मिशन है, लेकिन चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करेगा, आप याद रखना। अब बात करें इस अभियान की, तो इस अभियान मतलब आर्टेमिस सेकंड मिशन में ओरियन जो इस पे अंतरिक्ष यान है, इससे 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। 4 अंतरिक्ष यात्री का आप नाम याद रखना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है क्रिस्टीना कोच। ये अकेली महिला है जो इस मिशन में जा रही है, इसका नाम आप जरूर याद रखना। बाकी रीड वाइडमैन इसके कमांडर है मिशन के। बाकी विक्टर फ्लोवर और क्रिस्टीना कोच, ये तीनों इसके साथ जा रहे हैं। ये तीनों जो है ये नासा के, यूएसए के। और एक जो अकेला बंदा है जेरेमी हैंसन, वो कनाडा का सीएसए मतलब अंतरिक्ष एजेंसी है, उनका है, ठीक है। तो ये अलग नाम याद रखना, और ये क्रिस्टीना कोच याद रखना। बाकी ये 3 तो आपको याद रखना ही है। बाकी इसके अलावा आर्टेमिस मिशन की बात करें तो फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था वो 2022 में हुआ था। ये भी मानव रहित था, मतलब इसका सिर्फ भेजा था यान और वापस आ गया, टेस्टिंग की थी। सेकंड जो है अभी 2026 में जा रहा है, ये मानव युक्त है, लेकिन चांद पर इसकी लैंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो थर्ड मिशन जो है वो 2027 में होगा, जिसका वो भी टेस्टिंग मिशन है, मतलब यान को भेजेंगे और वापस लेके आएंगे। लेकिन फोर्थ जो मिशन है 2028 में, वो चांद पर लैंडिंग करेगा। इसमें मानव को भी भेजेंगे और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके अलावा एक 5वां मिशन 2028 में लॉन्च होगा। वो मिशन जो है चांद पर बेस बनाने के लिए लॉन्च हुआ, मतलब वहां पे बेस बनाना वगैरह जो भी है कार्यक्रम शुरू कर देंगे। बाकी ये फोटो है कि 53 साल बाद इंसान फिर से चांद के पास जा रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है भाई 1 अप्रैल को ये लॉन्च होगा, 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, 10 दिन का मिशन है, चांद के पास फ्लाई करके वापस आ जाएगा।
ये फ्यूचर मून मिशन लैंडिंग की तैयारी के लिए भेजा जा रहा है। बाकी ये चारों के नाम और फोटो बना हुआ है, आप ध्यान से देख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो रिपोर्ट कौन सी है? रिपोर्ट है इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025। बात करें इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट को मतलब जारी किया है एक्सेस नाउ कंपनी ने। तो इसमें जो फर्स्ट स्थान आया है वो है म्यांमार। मतलब म्यांमार देश में एक साल में 95 बार जो है इंटरनेट शटडाउन हुआ है। ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि मतलब बिना अनुमति या जबरदस्ती जो इंटरनेट जो बंद होता है देश में, उस मतलब उस क्रम में कौन सा देश टॉप पे है? तो फर्स्ट में म्यांमार देश टॉप पे। ठीक है, आप याद रखना। सेकंड में हम खुद बैठे हैं भाई, भारत में मतलब 65 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। कोई दंगा रुकवाने के लिए मतलब जो भी है सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए परीक्षाएं होती है बाहर, उसके लिए इंटरनेट बंद होता रहता है, उसके लिए भारत सेकंड स्थान पर है। तीसरा देश भाई अपना पड़ोसी है पाकिस्तान, उसमें भी 20 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है, लेकिन भारत से बहुत कम है भाई। भारत में बहुत हुआ है, 65 बार हुआ है लगभग। बाकी इसमें पहला पहला स्थान तो म्यांमार में ना पड़ा है, भारत का है दूसरा स्थान। बाकी रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है म्यांमार पहले स्थान पर, इंडिया दूसरे स्थान पर, पाकिस्तान तीसरे स्थान पर, रशिया में 13वें मतलब 13 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है चौथे स्थान पर, यूक्रेन में 7 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है जो कि पांचवा स्थान चौथे स्थान पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किस राज्य के वर्कला को यूएन की 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो ये जो शहर है वर्कला शहर, वो है केरला का। तो ये शहर जो है, इस शहर को जो एक मतलब यूएन की प्रतिष्ठित जो है 20 सिटी जो है, मतलब 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट, मतलब ऐसी 20 शहर जिसमें जीरो वेस्ट है, मतलब कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है, उस सिटी में शामिल किया गया है पूरे विश्व में। तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमारा भारत का एक देश शामिल हुआ है वर्कला, मतलब भारत का एक शहर शामिल हुआ है वर्कला, जो कि केरला में। बात करें इसकी, तो ये कब जारी हुआ? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो कि 30 मार्च को मनाया गया था, उस दिन ये जारी हुआ है। बहुत अच्छी बात है। इसमें जो वेस्टेज है, आप इसका फोटो देखो गाँव का, तो ये डस्टबिन पड़े, मतलब एकदम साफ सफाई की कोई मतलब क्या, मतलब शहरवासी इन्होंने काम किया है अपना तरीके से, इन्होंने मतलब अपने शहर को इतना साफ कर दिया है कि यूएन की जो 20 वर्ल्ड की सूची सिटीज जो शामिल हो रही है ना, उसमें अपना स्थान भाई साहब जी जमा करा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च हुआ? तो आपको पता होगा कि 2014 में जो है वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तो तेलंगाना जब अलग हुआ था ना, तो तेलंगाना की मतलब आंध्र प्रदेश की पहले जो राजधानी थी हैदराबाद, वो तेलंगाना के पास चली गई, उस इलाके में चली गई। तो मतलब 10 साल तक तो रहा कि भाई हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश की भी राजधानी रहेगा, तेलंगाना की राज रहेगा। लेकिन 2024 में क्या हुआ कि 2014 में ये तो अलग हुआ था, लेकिन 10 साल तक ये साथ में रही राजधानी। 2024 को जो है ये राजधानी अलग हो गई। तेलंगाना को ये हैदराबाद राजधानी मिल गई और आंध्र प्रदेश को अपनी खुद की राजधानी अमरावती को चयन करना पड़ा। लेकिन अमरावती को जो विकसित करने के लिए, उनको मतलब डेवलप करने के लिए भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार दोनों ने मतलब मजबूत कोशिश की ताकि अमरावती डेवलप हो जाए। कारण हैदराबाद तो बहुत डेवलप शहर था जो कि तेलंगाना के पास चला गया, लेकिन आंध्र प्रदेश का भी तो कोई शहर होना चाहिए ना। तो उसके लिए जो है वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक परियोजना शुरू की थी। उस परियोजना को बोलते हैं अमरावती मतलब एक परियोजना शुरू की थी। उस परियोजना के थ्रू एक अमरावती क्वांटम वैली का जो है निर्माण किया गया था। उस क्वांटम वैली में भारत का पहला कंप्यूटर जो है लॉन्च हुआ है। लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है सीएम चंद्रबाबू नायडू ने। लेकिन अभी हाल में क्या नहीं, कब करेंगे? ये 14 अप्रैल 2026 को करेंगे। ठीक है, बाकी आप याद रखना ये क्वांटम का फोटो है कंप्यूटर का। बाकी इसमें पूरा लिखा है इंडिया फर्स्ट क्वांटम लीप्स बीइंग अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किसके विरुद्ध कोडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये वैक्सीन जो है वो डेंगू की है वैक्सीन। बाकी इस वैक्सीन के बारे में बात करें तो ये वैक्सीन जापान की टकेडा कंपनी द्वारा निर्मित हुई है। ठीक है, जो एक डेंगू वैक्सीन है। इसमें 4 से 60 वर्ष के जो आयु के लोग हैं उनको यह वैक्सीन लगाई जाएगी। ये डबल डोज वैक्सीन है, आप याद रखना। इसको जो है भारत के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है डीसीजीआई, इनको द्वारा अनुमति भी मिल गई है। ये जो हमारे भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं, ये जो है मतलब ड्रग्स की जितनी भी आती है दवाइयाँ वगैरह, उनको ये मतलब अनुमति देते हैं भाई ये सही है कि नहीं है, भारत में लागू होगी नहीं होगी, भारत में बिकेगी नहीं होगी, उसके लिए मतलब जारी करता है। इसके अलावा ये टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है, मतलब डेंगू के जो 4 वेरिएंट है DENV फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों में मतलब उपयोगी, लेकिन खासकर 2 में, दूसरे में मतलब बढ़िया उपयोगी, बाकी 3 में भी हो सकती है लेकिन 2 में बढ़िया होगी मतलब दूसरे वेरिएंट में। इसके अलावा एक हमारे फ्यूचर की वैक्सीन भी है। कौन सी वैक्सीन है? तो वो है डेंगी ऑल वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है वो सिंगल डोज वैक्सीन है जो डेंगू के चारों वेरिएंटों के लिए प्रभावी होगी। ये अभी बनी नहीं है लेकिन फ्यूचर में क्या रहा है ये बनेगी। बाकी ये जो टकेडा क्वेंडेगा वैक्सीन ए ब्रेक थ्रो इन डेंगू प्रिवेंशन कमिंग इन इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने?
तो अपने जिस प्रकार से आईपीएल होता है ना अपने देश में, वैसे ही वहाँ यूएसए में होता है यूएस मेजर लीग। तो उसमें खेलने वाले भारत के अकेले जो एकमात्र पहले खिलाड़ी बने हैं वो है रविचंद्रन अश्विन। इन खिलाड़ी की बात करें तो इसमें शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स टीम से खेलेंगे। इसके अलावा रविचंद्रन जो अश्विन है वो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले सेकंड खिलाड़ी भी है अपने भारत में। फर्स्ट कौन खिलाड़ी है, तो फर्स्ट खिलाड़ी है अनिल कुंबले। इसके अलावा इनकी ऑटोग्राफी का नाम है आई हैव द स्ट्रीट। बाकी इनका आप फोटो देख लीजिए, फोटो है जिसमें सैन फ्रांसिस्को की टीम की ये जर्सी पहने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिशा कार्यक्रम के तहत न्याय सेतु एआई चैटबॉट और मैस्कॉट दीक्षिका का अनावरण कहाँ किया है? तो एक तो न्याय सेतु एआई चैटबॉट है और दूसरा मैस्कॉट है दीक्षिका। इन दोनों का अनावरण क्या कहाँ किया है? ये क्या है, नई दिल्ली में विज्ञान नगर में, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना कि विज्ञान भवन एक मतलब जगह है नई दिल्ली में, वहां से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और हमारे जो कानून मंत्री अर्जुन जी मेघवाल, उन दोनों ने इनको लॉन्च किया है। एक तो लॉन्च किया है न्याय सेतु एआई चैटबॉट, मतलब इस चैटबॉट के थ्रू आप जो है कानून से संबंधित जो भी पूछना चाहते हैं वो टाइप करके पूछ सकते हो और उनका जवाब मिलता है। इसके अलावा जो मैस्कॉट भी धरी हुआ है एक दीपिका। अब बात करें दिशा की, तो ऊपर लिखा हुआ है दिशा कार्यक्रम। दिशा क्या है? तो दिशा है डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस फॉर जस्टिस। मतलब जो जस्टिस होता है ना कानून, उसकी जो पहुंच है, जो उसकी जो प्रक्रिया है, उनका जो अधिकार है या जो किसी प्रकार की कानूनी सहायता है वो सामान्य लोगों या आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ था दिशा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत टेली लॉ जो है वो पहले शुरू हुई थी। उसमें उसमें कहा गया था कि नागरिकों को जो है वो कानूनी प्रक्रिया, अधिकार और कानूनी सलाह वो आसानी से मिल सके, उसके लिए ये चैटबॉट अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। बाकी फोटो देख लीजिए जिसमें एक मैस्कॉट जारी कर रहे हैं, ये दीपिका है मैस्कॉट, आप फोटो देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंतुरोव किस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री है? तो ये रूस के उप प्रधानमंत्री है भाई। पहले बात करें इनकी, तो ये रूस के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। ये भारत में आए क्यों है भाई? तो ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, आर्थिक और रक्षा ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। बाकी इनका फोटो है मोदी जी के साथ। इसके अलावा ये फोटो भी है जिसमें पिकअप करने के लिए भी गए थे भारत के जो भी अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी, वो इनको लेने गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 कब आयोजित हुआ? पहली बात तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता जो दिवस है वो एक बार आप नोट करो, 2 अप्रैल को हुआ था। ये ऑटिज्म है क्या? तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। मतलब जो है बच्चा जो भी है वो मानसिक अवस्था से मतलब इतना परिपक्व नहीं होता है जितना आम जो है बच्चा होता है। मतलब इसको समझने में, सीखने में या कुछ भी चीज वापस दर्शाने में बहुत टाइम लगता है। तो इस साल की जो थीम है वो है ऑटिज्म और मानवता। मतलब हर जीवन का मूल्य है, आप उसको कम मत आंको, आप उनको बढ़ावा दो कि भाई तू कर सकता है। आप ऐसे मत कहिए तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू कभी कर ही नहीं सकता, ऐसे मत को। ताकि ये बीमारी जो है उसको बढ़ावा नहीं मिले और उसको भी लगे कि हाँ मैं नॉर्मल लोगों की तरह ही हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इस साल की थीम आप याद रखना जो है ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का मूल्य। बाकी ये 2 अप्रैल को आयोजित हुआ था और अप्रैल जो माह है वो ऑटिज्म जागरूकता वर्ष जो माह है वो घोषित किया गया है। चलो बाकी ये स्लाइड है जिसमें ये बच्चा है मंदबुद्धि मतलब कम बुद्धि का बच्चा है जो असक्षम है, जिसको ये मतलब दिखाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बैंकों में S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो रैंकिंग जारी की किसने? S&P ग्लोबल ने जारी की। किस बारे में लॉन्च शुरू की है? तो ये मतलब लॉन्च की है CSA। ये क्या है भाई? तो ये है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट। मतलब जो बैंक कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो बैंक है वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए या पर्यावरण जो सुरक्षा है उनको बढ़ावा देने के लिए कितना ऋण देता है या किस प्रकार कार्य करता है, उस पे ये जारी हुई है रैंकिंग। उस रैंकिंग में भारत का है यस बैंक है वो टॉप किया है। इस यस बैंक ने 100 में से जो 79 स्कोर है वो प्राप्त किया है। ये जलवायु रणनीतियां, वित्तीय समावेशन, मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस आधार पर इसको ये स्थान मिला है। इस सब में इसने अच्छा प्रदर्शन किया। चलो बाकी ये स्लाइड है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये लिखा हुआ है कि इंडोनेशिया के मोलुंगा शहर में एक 7.4 तीव्रता का जो शक्तिशाली भूकंप आया था, वो भी स्लाइड में इसमें ऐड कर दी जो क्लास में थी गौरव सर के। ये स्लाइड भी है कि कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में एक काली नाइट प्रो की भी खोज हुई थी। इसके अलावा वियतनाम की जो राजधानी हनोई में कोविड-19 BA.3.2 वेरिएंट है, उसके भी 39 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जो एक निशा मेहता, आप नाम याद रखना, ये जो है नेपाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनी है। अपने विकास क्यों है भाई? तो ये 2006 से 2010 के बीच एम्स दिल्ली से नर्सिंग की थी। मतलब बाहर से नर्सिंग करने वाली ये महिला है जो नेपाल में स्वास्थ्य मंत्री बन गई है, आप नाम याद रखें। इसके अलावा एक और है भारतीय मूल की विशेषज्ञ मंगला कुप्पा, ये यूएसए के श्रम विभाग में मुख्य सूचना आयुक्त CIO नियुक्त हुई है। ये इनका फोटो है, ये भी आप नाम याद रख लेना। चलो ये क्लास हो गई भी पूरी। आज हमने पढ़ लिया है 1, 2 और 3 अप्रैल का करंट अफेयर। ठीक है,
हर 3 दिन का करंट अफेयर हम पढ़ते जाएंगे ऐसे यूट्यूब पे। गौरव सर की क्लास पे आधारित जो है चौथे दिन जो है सुबह जल्दी 6 बजे अपलोड हो जाएगा। कारण मेरे पास इतना सोर्स वगैरह कंटेंट वगैरह बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अकेला हूँ जो स्लाइड ही बनाता हूँ, अकेला कंटेंट भी बनाता हूँ, अकेला कंटेंट लिखता भी हूँ। जिस तरीके से मतलब मुझे जितना लगता है कि जितना आसानी में करा सकता हूँ उस आसानी में से करके अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताना। इसके अलावा करंट अफेयर का टॉपिक इसी स्लाइड में मैं आपको कुछ अच्छा लगे कि ये भी आप पढ़ा दो तो वो भी आप करंट अफेयर की जो कमेंट है वहाँ पे लिख देना। इसके अलावा क्लास को लाइक करो, शेयर करो और जिससे आपको नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। जो मैं डेली सोर्स तो अपलोड करता ही हूँ करंट अफेयर का। आप हैंड रिटेन नोट्स अगर आपको लगता है कि पूरे दिन का मुझे एक साथ में चाहिए तो वो डेली 7 बजे शाम को है वो सोर्स अपलोड होगा, तो उसमें आप देख सकते हो पक्का है 7 बजे होगा। मैं अपलोड मतलब शेड्यूल करके रख देता हूँ। इसके अलावा जो है वो डेली 3 दिन का करंट अफेयर हम साथ में पढ़ेंगे और एक वीकली करंट अफेयर तो हमारी होती ही भी है डेली। तो 7 दिनों का मतलब 6 दिनों का करंट अफेयर है जो कंबाइंड में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर की क्लास होती है। और अगर कोई हॉट टॉपिक आपको अच्छा लगे कि इस टॉपिक पे भी आप पढ़ो सर, तो आप मैसेज कर देना कमेंट। 2-3 दिन के अंदर मैं जो है पीडीएफ वगैरह तैयार करके आपको अपलोड कर दूंगा क्लास। चलो, थैंक यू एंड वॉचिंग माय वीडियो।